India's foreign policy and new world order. Foreign policy of a country is the sum of the total of its beliefs, principal interest, objectives that it promotes. क्या है फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति में क्या होती है? सम ऑफ टोटल, मतलब एडिशन होता है, ठीक है ना। एडिशन किसका होता है? बिलीफ का, हम किस में मानते हैं, मान्यता क्या है आपकी, प्रिंसिपल्स क्या है, सिद्धांत क्या है, इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट किस में है, रुचि किस में है, ठीक है ना। एंड द ऑब्जेक्टिव्स, हमारे एम क्या है, हम चाहते क्या है फॉरेन पॉलिसी में, दैट इट प्रमोट्स वाइल इंटरेक्टिंग विद द अदर कंट्री। जब हम अदर कंट्री के देशों में जा रहे हैं, ठीक है ना, या हमारे वो देश के हमारे इसमें आ रहे हैं, हम उनसे बिजनेस करना चाह रहे हैं, किस तरह का बिजनेस करना चाह रहे हैं, किस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, तो जो चाहिए हम उसमें इंटरेस्ट लेंगे ना। अगर हमको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है तो हमको क्या चाहिए, मेन क्या चाहिए कि हमको चाहिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने के लिए यूरेनियम चाहिए, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये सब चाहिए, तो ये हम बाहर के देशों से खरीदेंगे। हमको अगर पेट्रोल चाहिए तो हम क्या खरीदेंगे बाहर से? क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, ठीक है। द मेजर फैक्टर डेट शेप द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स इट्स। अब जो फॉरेन पॉलिसी हम जो भी बनाएंगे, किसी देश में जाएंगे या कहीं पे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसमें क्या क्या रहेगा, क्या क्या देख के हम फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है ना। तो कंट्री के अंदर क्या है, कल्चर कैसा है, ठीक है ना, हमारे कंट्री का कल्चर कैसा है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। पता चल रहा है हमारे पास में 200 $2000 है और हमको चीज़ लेनी है $10,000 की, तो जब इकोनॉमिक कंडीशन ही श्रीलंका जैसी है, फिर हम क्या लेके आएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो इकोनॉमिक कंडीशन देखना बहुत जरूरी है कि हमको अगर कुछ करना है, हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। और क्या है, जोग्राफिक पोजीशन ऑन द ग्लोब, हमारा जो देश है वो पृथ्वी पे कहाँ पे है। मतलब जैसे कि अगर इंडिया को अगर कच्चा तेल चाहिए, नहीं कच्चा तेल नहीं, अब हमको चाहिए नेचुरल गैस, क्या चाहिए, तो नेचुरल गैस सऊदी अरब के पास नहीं है, वो उनके पास क्या है, कच्चा तेल। तो नेचुरल गैस का सबसे बड़ा भंडार है रशिया और यूक्रेन, लेकिन बीच में कौन आ रहा है? मैप देखा है कभी मैप? तो उसमें इसमें मैप खरीद के लाना आप, वो जरूरी है। तो बीच में आता है चाइना, अब चाइना आ रहा बीच में, तो कैसे, तो फिर बोले पाइपलाइन बिछाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे इतने वहां से इतने बहुत किलोमीटर, मतलब हजार हजार किलोमीटर तक पाइपलाइन। तो वैसा तो बहुत प्रॉब्लम जाएगी ना उसमें, क्या पता कहीं से लीक हो जाए, कहीं बीच में कोई फोड़ दे उसको, ठीक है ना। तो वैसा है, तो उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, फिर आपको पैसे डालने पड़ेंगे इंडिया को वहाँ सिक्योरिटी के लिए। हर एक मतलब 1 किलोमीटर पे एक आदमी लगाना पड़ेगा, स्टेशन बनाना पड़ेगा, बहुत तकलीफ का काम है, ठीक है ना। तो वो जोग्राफिकल पोजीशन देख के हमें बिजनेस करना चाहिए, ठीक है ना। हिस्ट्री कैसी रही है, ठीक है ना, उस देश के साथ में पहले हिस्ट्री कैसी रही है। हिस्ट्री अगर अच्छी नहीं रही है तो वो हो सकता है सामने धोखा दे दे, है ना। टमाटर अगर समझ लो भेज रहा है, एक एग्जाम्पल है, टमाटर नहीं, कोई चीज़ें भेज रहा है, फिनिश प्रोडक्ट भेज रहा है, तो पता चला वो खराब माल भेज दे, ठीक है ना। पैसे तो हमने दे दिए लेकिन खराब माल भेज दिया, तो फिर रिलेशन वैसा रहता है। तो द प्रिवेलेंट पॉलिटिकल सिनारियो, और वहाँ पे मतलब पहले क्या पॉलिटिकल थी, अब क्या है पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है ना। वहाँ के मतलब राजनेता कैसे है, क्या वो इंडिया का फेवर करते हैं या नहीं करते, क्योंकि पार्टी पार्टी का भी रहता है ना, फेवर किसका करते हैं विद इन द नेशन एंड इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। वर्ल्ड के लिए क्या सोचते हैं और नेशन में कैसे उनकी पहुँच है पॉलिटिक्स की। द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ नेशन डेपिक्ट्स इट्स आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट इन द वर्ल्ड। तो ये क्या है, जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या दिखाती है, हमारी आइडियोलॉजी दिखाती है वर्ल्ड के प्रति कैसी है। अगर हम किसी भी देश में जा रहे हैं, क्या ध्यान, ठीक है ना, हम किसी भी देश में अगर फॉरेन पॉलिसी अपनी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमारी आइडियोलॉजी क्या है वर्ल्ड के लिए, ठीक है ना, ये हमें पता चलती है। मतलब वर्ल्ड देख सकता है कि हाँ भाई ये जैसे क्या होता है, तुर्की है, तुर्की सुना दे, तो वो हमेशा नहीं क्या, हाँ टर्की, हाँ टर्की, तो वो हमेशा नहीं क्या इंडिया के खिलाफ वोट करता है। यूएन में हम जब भी कोई डालते हैं ना, तो वो हमेशा हमारे खिलाफ ही करता है वोट, तो हमको पता है कि वो, लेकिन पता है उसके साथ में सबमरीन, पता है सबमरीन क्या होती है, हाँ? पनडुब्बी, ठीक है ना। तो एक स्कॉर्पियन पनडुब्बी है जो बना रहा है देश हमारा, तो उसमें तुर्की के कुछ पार्ट्स उसमें लगे हैं, तो हम उसमें से पार्ट्स लगा रहे हैं। देखो, वोट डाल रहा है लेकिन बिजनेस अपनी जगह है और ये अलग जगह है, तो बहुत सोच समझ के फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है ना। हाउएवर इट मस्ट बी, अब मैंने जो बताया ना ये स्कॉर्पियन सबमरीन, तो उसको सर्च भी कर लेना, ठीक है ना, कौन सी है जो देश बना रहा है, नाम क्या है, कितने हैं नंबर में, कब लॉन्च होगी, ये सब बहुत। हाँ, आपको भी स्कॉर्पियन ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में भी वो स्कॉर्पियन ही लिखेंगे, वो बिच्छू नहीं लिखेंगे सर, हाँ ये है, बिच्छू पंडू भी नहीं लिखेंगे कभी वो स्कॉर्पियन ही लिखेगा, वो स्कॉर्पियन लिखता है सर, और आपको भी स्कॉर्पियन ही लिखना है वहाँ पे हिंदी में।
बिच्छू पंडू भी नहीं। however it must be noted that since nothing is permanent, ठीक है ना, मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं हो सकता। कोई पॉलिसी हम किसी देश के प्रति परमानेंट नहीं रख सकते। कभी उसका अगर वहाँ के अगर नेता बदल जाएगा, ठीक है ना, तो वहाँ की पॉलिसी बदलनी पड़ेगी हमको, ठीक है नहीं, सीधी सी बात है। अकॉर्डिंगली एनी पॉलिसी वेदर डोमेस्टिक और फॉरेन, तो वो घरेलू लेवल पे हो या फॉरेन लेवल पे हो, दोनों पॉलिसी बदलनी पड़ती है, हमेशा कोई सेम नहीं होती है। चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंस एंड कंसेप्शन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट, तो देश का कहाँ इंटरेस्ट है उसके हिसाब से हमारी पॉलिसी चेंज होती रहती है। समझ लो अभी 2030 में इलेक्ट्रिक कार्स आने वाले हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले हैं पूरे देश में, पता चला किसी को? आप न्यूज़ में देख रहे हैं, आपको नहीं मालूम है। आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। 2030 आज कौन सा साल है, मतलब कितने साल बाकी है? 8 ही साल बाकी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल हर जगह दिखने लगेंगे। 70, मतलब शायद 50 या 70% के आसपास मतलब मेट्रो वाले भी रहेंगे, लेकिन उनकी संख्या बढ़ा देगी। बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, महाराष्ट्र में बहुत सारे यूनिट लग गए। चाइना बना रहा है, टाटा बना रहा है, बहुत सब बना रहे हैं, पूरा देश आके यहाँ बना रहा है। तो हमारा इंटरेस्ट कैसे चेंज हो जाएगा? पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, हम तेल लेना बंद कर देंगे। कहाँ से? मिडिल ईस्ट कंट्रीज से। मिडिल ईस्ट कंट्रीज की लिस्ट निकाल लेना, नहीं पता है तो। मिडिल ईस्ट कंट्रीज कौन सी है जिनसे हम तेल लेते हैं, ठीक है ना, बाकी जरूरी नहीं है मिडिल ईस्ट कंट्रीज, ठीक है ना। द कंट्रीज फ्रॉम इंडिया इम्पोर्ट्स, सॉरी, द मिडिल ईस्ट कंट्रीज फ्रॉम वेयर द इंडिया इम्पोर्ट्स क्रूड ऑयल, ये लिस्ट चाहिए, ठीक है ना। क्रूड ऑयल लिस्ट, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाले देश के नाम चाहिए, मिडिल ईस्ट के होने चाहिए, ठीक है। तो वहाँ से जब हम बंद कर देंगे तेल एकदम, या कम हो जाएगा, अगर हम मंगा रहे हैं तो 120% मंगा रहे हैं, और हम एकदम कर दे 20%, तो कितना बड़ा चेंज आ जाएगा, बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। तो यही इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसमें नेशन का इंटरेस्ट कहाँ है? भाई मेरे पास जब व्हीकल ही नहीं है रास्ते पे उतरी हुई, तो 30% ही है, तो मैं तेल मांग करूँगा क्या उसका, ठीक है ना। ऐसा है, सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, डिटर्मिनेंट्स का मतलब बताया था मैंने, एथिक्स। आपको भी पता है डिटर्मिनेंट्स का मतलब? निर्धारक, ठीक है ना, डिटरमाइन करना, निर्धारक, निर्धारण करना। ये फॉरेन पॉलिसी जो है हमारी विदेश नीति, उसको निर्धारित कैसे किया जाता है, कौन निर्धारित करता है, ठीक है ना, किसका इन्फ्लुएंस। टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी, अब उसका अगर हमें नेचर जानना है तो वो कैसे? इट इज द इम्पेरेटिव टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। तो इसमें क्या है, मतलब ये अनिवार्य है इसको एनालाइज करना, ठीक है ना, इसको एनालाइज करना अनिवार्य है, और इसको समझना जरूरी है। इसके निर्धारण कौन है, निर्धारक कौन है, कौन है निर्धारक? तो पहला निर्धारक है, मतलब डिटर्मिनेंट्स है, साइज ऑफ मैटर, सॉरी साइज ऑफ स्टेट, स्टेट का साइज कितना है। अगर किसी देश के लिए हम बना रहे हैं तो उस देश का साइज कैसा है, छोटा है, बड़ा है। तो छोटा होगा तो उसका कोई पहुंच नहीं होगा, लेकिन क्या है, टेक्नोलॉजी अगर होगी तो बहुत पहुंच होगी। तो ऐसा एग्जांपल है कोई छोटा है और टेक्नोलॉजी बहुत दुनिया में? बैंगलोर, और देश की बात कर रहा हूँ सर। यहाँ स्टेट का सर यहाँ स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, यहाँ पे कंट्री की बात कर रहा है। इसराइल, और कोई देश? जापान, और एक है फिनलैंड, फिनलैंड भी है, नोकिया वहीं से आता है। साउथ कोरिया, छोटा ही है ना साउथ कोरिया। और सर जर्मनी, लेकिन छोटा नहीं है ना, छोटा नहीं है। यूएई, तो वहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं है सर, वो सब इंपोर्ट करता है। अपनी अपनी स्पेस स्टेशन भी बना रहा है, लेकिन वो सब है ना, सब मंगा के। सऊदी अरब भी कर रहा है, लेकिन मंगा खुद के नहीं, इस पे दम पे नहीं कर रहा है, उसका टेक्नोलॉजी नहीं। वो कुछ नया नहीं ला सकते, वो सब बन इम्पोर्ट करके मंगवा के कंस्ट्रक्शन करके सब कर। खुद की टेक्नोलॉजी मतलब नया इनोवेशन क्या ला रहे हो? अब आपने सुना है रेगिस्तान में गन्ने की खेती, सुना है? वो इसराइल करता है, उसका टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी। समझ रहे हो सर, अगर दुनिया से पानी भी खत्म हो गया, मतलब बर्बाद हो गया पूरा वेजिटेशन, तो भी वो इसराइल जिंदा रहेगा। तो वो इंडिया वो फॉरेन पॉलिसी के तहत उसको बोल रहा है भाई मुझे ये टेक्नोलॉजी दे दो यार। पानी वाली नहीं, रेत में वो हुआ रहा है गन्ने। हाँ तो है ना सर, पानी की
सर जब जो रेत में उगा ले रहा तो पानी की भी टेक्नोलॉजी होगी ना सर तो कॉमन सेंस है। ठीक है। द साइज ऑफ द नेशन डिटरमाइंस इट्स ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है ना। तो इस देखो, अगर देखो ब्राज़ील है, मैंने ब्राज़ील बताया तो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है इंडिया से, सर 3 गुना बड़ा है। और पॉपुलेशन कितनी है, सिर्फ 21। 21 नहीं, कल पता करके आना ब्राज़ील की पॉपुलेशन कितनी है और अपने देश से कितना बड़ा है, ठीक है ना। बताओ, इतना बड़ा है और पॉपुलेशन सर कुछ भी नहीं है, इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है। 21 करोड़ भी पता है, मुझे डाउट आ रहा है 21 करोड़ भी नहीं है। कम ज़्यादा नहीं, 21 करोड़ बहुत बोल दिया आपने। वो अपने कंट्री के हिसाब से अब 21 करोड़ कुछ नहीं है लेकिन 21 करोड़ वहाँ पर नहीं होगी मुझे। हाँ, रशिया भी तो बहुत बड़ा है। नहीं सर, लेकिन वहाँ पे जो जोग्राफिक कंडीशन है ना, वहाँ आदमी रह ही नहीं सकता, इतनी ठंडी है। कनाडा, कनाडा भी बहुत बड़ा है लेकिन छोटी पॉपुलेशन, लेकिन बहुत बर्फीला भी प्रदेश है ना, ऊपर से उत्तरी तरफ से, नॉर्थ तरफ। तो ये क्या डिटरमाइन करता है कि भाई उसमें लोग कितने रहते होंगे, ये भी डिटरमाइन करता है। लेकिन अब जो एग्जाम्पल में दिया ना ब्राज़ील का और इंडिया का कंपेरिजन करोगे ना आप, घर में जाके, तो आपको पता चलेगा ये इससे फर्क ही नहीं पड़ता साइज। which promotes its capabilities of what it could offer to the world in exchange of its own national interest। तो इससे साइज ऑफ किसी कंट्री से क्या पता चलता है कि वो दुनिया से क्या व्यापार कर सकता है, दुनिया के देश से क्या व्यापार कर सकता है, और अपने खुद के लिए वो क्या ले सकता है। भाई अगर आपके मैं बोलूँ कि अगर बहुत क्वांटिटी में कुछ सामान आपको लेना है, एग्जांपल ये रूम इतना ही है, लेकिन सामान जो मैं बुलाने वाला हूँ वो ये दो रूम से ज़्यादा है, मेरे पास रखने की जगह नहीं है, तो मैं तो मंगाऊंगा क्या है कि नहीं। तो वो बात बोल रहा है वो, ठीक है ना। मैं कुछ ऐसी चीज़ मंगाऊंगा जो उतनी ही कॉस्टली हो, दो जो रूम भर जाए और इसी रूम में आ जाए, ऐसा करते। तो ये इसमें रूम का मतलब क्या है, लोग। रूम का मतलब वो लोग क्या कंज्यूम कर पाएंगे इतना। अगर समझ लो मैं हम पते से बात नहीं सर, और एक तेल जो खाद्य तेल है ईटेबल, एडिबल है। पाम ऑयल अपन मंगाते हैं म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, इधर से सिंगापुर से मंगाते हैं। तो पॉपुलेशन है उसके लिए, वो कंजम्पशन करने के लिए। मतलब पॉपुलेशन ही नहीं है और उसको मंगवा रहा हो तो मैं मेरा लॉस होगा। मैं मंगवा तो रहा हूँ, हाँ सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, उसका क्या है फिर। जब कंजप्शन करने वाला कोई नहीं है, कंजप्शन कैसा, जब वो खरीदेंगे पैसे मिलेंगे, पैसे किसके पास आएंगे, गवर्नमेंट के पास आएंगे, वैसा है वो चीज़। तो इसलिए क्या हो गया, अपने पास में नहीं, क्या 3 साल का एक्स्ट्रा का गोडाउन भरा हुआ है चावल और अनाज का, ये चावल का चार्ज, ठीक है। तो इतना है कि नहीं, सड़ रहा है तो उसको नहीं समुद्र में फेंकना पड़ रहा है, समझे। समझे, सुना था कभी समुद्र में फेंकना पड़ रहा है सर, इतना सड़ रहा। तीन, उसकी भी लिमिट रहती है 3 साल की। वो अब एक साल जैसे अगला तीसरा साल आया तो ये जो पिछला साल वाला जो अनाज है वो तो सड़ेगा ना, तो उसको समुद्र में जाके फेंकना पड़ा। अगर उसको नहीं फेंका तो जो उसके साथ वाला है वो सड़ जाएगा, लेटेस्ट वाला। केस ऑफ यूएसए, रशिया, कनाडा, चाइना, फ्रांस, ब्राजील एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ सेम, ठीक है ना। यूएसए, रशिया, कनाडा, ये जिससे जितने नाम लिए ना, ये सब कंट्रीज नहीं क्या बड़े होंगे साइज में, है बड़े। हाँ, तो ये मैप जब लोगे ना तो आपको समझेगा। लार्ज साइज स्टेट्स with few exceptions always formulate and use an active foreign policy, ठीक है ना। तो कुछ एक्सेप्शन है लार्ज साइज वालों में, वो क्या करते हैं, उनकी जो पॉलिसी रहती है थ्रू इट दिस प्ले एन एक्टिव रोल इन इंटरेस्ट। तो हाँ, वो क्या बोल रहा है, जो जितने बड़े हैं साइज में, इनके नाम दिए ना सब बड़े साइज में, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी नहीं, क्या उनके साइज के कारण नहीं, क्या थोड़ी तगड़ी हो जाती है। तो स्टेट उसका राज्य बहुत बड़ा है ना, समझ रहे हैं, इसके कारण एक प्रभाव पड़ता है फॉरेन पॉलिसी पे। तो दुनिया में अगर इतने देश बैठे हैं तो प्रधानमंत्री, तो अगर उसको बड़ा देश है ना तो थोड़ा सा ऐसा रुतबा रहता है उसका, भले इसका कुछ ना हो, लेकिन इनके पास है, ठीक है। हाउएवर साइज अलोन कैन नॉट बी सोल डिटरमाइंड, तो मैं बोला था ना कि सिर्फ साइज बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, अब उसमें लोग ही नहीं है उतने। आप ब्राजील का देखना और ऑस्ट्रेलिया की भी देख लेना, ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन में ऑस्ट्रेलिया देखना कितना, तो उसको कंपेयर नहीं किया इंडिया से करना। आप गूगल पे डालना कि कंपेयर टू इंडिया वर्सेस, ठीक है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इन दोनों देशों के साथ देखना। कंट्रीज ऑफ द मिडल ईस्ट विथ
a large amount of resources present a case against the size determinants. देखो अभी क्या बोल रहा है, जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है उसके अंदर रिसोर्सेज कौन सा है? क्रूड ऑयल। हाँ हाँ, क्रूड ऑयल ही चाहिए और कुछ नहीं है, और फिर खजूर के पेड़ होंगे और क्या होगा, जो मरुस्थल में जो उगता होगा वही होगा ना, और क्या, खजूर ही उगता है ज़्यादातर। तो क्या था, हाँ, तो मिडिल ईस्ट में देखो क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्स है, तो ये एक केस है कि भाई जो साइज है ना, मतलब वहाँ की जो कंट्रीज है, यूएई देख लो बहुत छोटा है, लेकिन प्रोडक्शन बहुत है वहाँ पे क्रूड ऑयल का, भंडार बहुत है। तो साइज से फर्क नहीं पड़ता, रिसोर्सेज भी होने चाहिए, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ रिसोर्सेज प्लेज एन इक्वली इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है। तो रिसोर्सेज अगर बड़े भी कंट्री में हो छोटे भी कंट्री में हो, अब जैसे हमारे देश में नहीं कि यूरेनियम नहीं है उतना, लेकिन कहीं कहीं पे मिल रहा है, तो क्या है प्रॉब्लम, क्या है, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास कि उसको ढूंढ सके, देखो ये भी दिक्कत है। अब सऊदी अरब और जितने मिडिल ईस्ट कंट्री है, यूएई है, कतर है, और कौन से, ओमान, ईरान, इराक, सॉरी हाँ वो भूल गया, इराक, ईरान, सीरिया, तो ये जो कंट्रीज है ना, इनके पास में नहीं क्या, जमीन के नीचे कई करोड़, कई हजारों सालों से नहीं क्या है ना, वो ऑयल था, लेकिन उनको पता ही नहीं था, ऐसा है ना, तो उनका टेक्नोलॉजी नहीं थी, बस क्या नहीं थी, टेक्नोलॉजी। तो हमारे पास भी नहीं क्या उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आज भी नहीं है यूरेनियम ढूंढने की, मतलब यूरेनियम मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल। तो केरला के पास में नहीं क्या थोरियम मिला है, केरला के पास में थोरियम मिला है, जिससे इंडिया 150 साल तक इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है? ये एपीजे अब्दुल कलाम ने बताया था, तो मनमोहन सिंह क्या कर रहा था, मनमोहन सिंह पता है ना कि नहीं मालूम? रोबोट, रोबोट प्राइम मिनिस्टर, हाँ ऐसा, देशवासियों ऐसा उसको देख लेना। तो वो नहीं क्या वो नहीं क्या, वो थोरियम जो है ना, अमेरिका, अब पता नहीं कैसा था, वो थोड़ा सा गड़बड़ आदमी था, जेल में भी, मतलब ये कोर्ट में भी तो गया वो, स्कैम किया उसने, तो कोयला घोटाला, तो अमेरिका ने उसको बोला कि भाई तू नहीं क्या क्या करो, थोरियम मुझे बेच दे। अमेरिका देखो अपना 150 साल का देख रहा है, अरे भाई इंडिया का जब पड़ा है तो उसको यूज करना चाहिए, तो यानी क्या है ना, बेचने के लिए तैयार हो गया था थोरियम, तो ये ऐसे गलत काम कर रहा था। तो वो मेरे को कुछ नहीं मालूम, जब कोर्ट में गया ना, तो जज बोल रहे कि भाई तेरा तो साइन है, तेरा सिग्नेचर है, तेरे अंदर तो कोयला का ये था, मेरे को नहीं मालूम। अरे भाई कैसी बातें करता है, ऐसे ऐसे तो ही ना होता है, उसकी बहुत मजा आई कोर्ट में, आप सर्च कर लेना अगर मिले तो आपको। तो ऐसा है, तो हमारे पास थोरियम है, थोरियम रेडियो एक्टिव मटेरियल जो केरला के पास में, तो इसको सर्च कर लेना आप कहाँ पे है, क्योंकि मेंस में नहीं कर लिख सकते आप, ये अच्छा पॉइंट है। अगर इससे रिलेटेड कुछ आता है ना कि एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया, ये टॉपिक में आप डाल सकते हो, तो आप सर्च करना थोरियम जो है ना कहाँ कहाँ मिला है इंडिया में। मैं तो आपको बता दिया केरला की तरफ कहीं मिला है। और उसकी देखो उससे 150 साल आप सामने इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हो, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम का भी नाम लिख दो, अगर उसने कोई स्टेटमेंट दी होगी तो उसका भी नाम डाल दो तो मिल जाएगा वो। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम स्पीक अबाउट थोरियम रेडियो एक्टिव मटेरियल इन इंडिया, ऐसे प्रेजेंस। लगा है जापान इज अनदर एग्जांपल विच इज रिलेटिवली स्मॉल इन साइज, है ना, जापान आपने बताया सबसे छोटा है, बट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द ऑनगोइंग्स इन द वर्ल्ड। देखो क्या बोल रहा है, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें उसका हाथ है ही, हाथ और पैर दोनों है। हाँ, जो भी कुछ टेक्नोलॉजी चल रही है दुनिया में, हर चीज़ में, मतलब ये कंप्यूटर के अंदर भी कोई पार्ट लगा है ना, जापान का है, मोबाइल में भी अपने जो कोई पार्ट है ना, जापान का है, बहुत सारी चीज़ों में जापान का पार्ट है, प्रोजेक्टर में होगा अंदर जापान का पार्ट, हर चीज़ में, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में, ठीक है। Israel, despite being small in size, has been influencing the foreign policy of many nations. अब देखो इसराइल भले ही छोटा है, लेकिन दुनिया के देश की फॉरेन पॉलिसी में इसराइल का मेन महत्व है। क्यों? पेन ड्राइव पता है, पेन ड्राइव इसराइल ने बनाया, सेमीकंडक्टर इसराइल ने बनाया, क्या इंटर, हाँ हाँ, यूएसबी से लेके हर चीज दुनिया में जो है ना, सब उसने बनाया, बताओ। उसके पास इतने पेटेंट है, आप सर्च करना इसराइल के पास कितने पेटेंट है, पेटेंट समझता है, पेटेंट, पेटेंट आविष्कार उसको पेटेंट बोलते हैं, इसराइल का कितने पेटेंट है ये सर्च करना, पूरी दुनिया में, मतलब दुनिया वर्सेस इसराइल है सर पूरे दुनिया के मिला के भी उसके पास बहुत ज़्यादा पेटेंट है, साइंटिफिक मतलब रिसर्च, ठीक है ना। ये बहुत खतरनाक देश है, इसके पास में बहुत कुछ है। तो कोई भी पॉलिसी हम बनाते हैं तो इसराइल को देख के बनाना पड़ता है कि भाई उसके पास इतना कुछ है, भाई मुझे दे दे, सब भीख मांग रहे हैं उसको आज। हाँ, लाइन लगी है, अरे भाई दे दे यार, टेक्नोलॉजी दे दे, या फिर मेरी तरफ प्रोडक्शन कर उसका,
ऐसा है, ठीक है ना। समझे ना, पेन ड्राइव उसने बनाया है। और जब पेन ड्राइव बनाया तो बहुत कुछ बनाया होगा उसने। अब मैं बताया ना, रेत में गन्ने उगा रहा है तो वो तो भाई एलियन हो गया, एलियन इंसान भी नहीं है, है? ब्रिटेन till 1945 was a major superpower irrespective of its small size। ब्रिटेन भी छोटा है साइज में, लेकिन 1945 तक सुपर पावर था। क्यों, कैसे? सर इंडिया को लूट के, बाहर के देशों में क्या भिखारी देश थे सब, वो क्या था उनके पास में? इंडिया का व्यापार इतना तेज था कि इंडिया इंडिया क्या करता था, अपन कपास बेचते थे, तो कपास के बदले नहीं क्या ना, सोने के सिक्के भर भर के आते थे। पेमेंट किस में करेंगे, वो क्या देंगे? सोना देते थे, सोना। तो पूरे दुनिया का सोना हमारे पास था। तो इसने इंडिया पे कब्जा कर लिया, तो पूरा सोने के दम पे उसने पूरा ग्रेट ब्रिटेन बनाया। ब्रिटेन को नहीं बोलते, ग्रेट ब्रिटेन बोलते। अपने इंडिया को क्या बोलते हैं बताएगा? अरे इंग्लिश में वर्ड क्या है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, वैसे इंडिया को क्या बोलते हैं? द इनक्रेडिबल इंडिया, सुना है? नहीं सुना? ये लाइन है, द इनक्रेडिबल इंडिया। हमारे इंडिया को बाहर क्या बोलते हैं? द इनक्रेडिबल इंडिया। अगर इसका मीनिंग नहीं मालूम है तो मीनिंग भी पता कर ले। है ना, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं ना, ग्रेट ब्रिटेन सुना है ना, वैसे द इनक्रेडिबल इंडिया होता है। जितने भी मतलब टूरिज्म आता है ना, टूरिज्म, उसमें यूज किया जाता है वर्ड द इनक्रेडिबल इंडिया। जोग्राफिकल फैक्टर, अगला क्या है? जोग्राफिकल फैक्टर, उसकी लोकेशन। तो जोग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट परमानेंट। हाँ, अभी देखो अभी तक किया था स्टेट, हाँ, ये तो कोई परमानेंट फैक्टर है। क्योंकि देखो इंडिया कहाँ पे है, जहाँ पे है, तो उसके बाजू के जो नेबर है, क्या उसको चेंज कर सकते हैं क्या हम? नहीं कर सकते चेंज, कितना ही कोशिश कर लो। इसराइल के बाजू में जितने देश है, चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो चेंज होंगे लेकिन वो 1000 साल बाद, ठीक है। तो चेंज नहीं कर सकते, तो ये परमानेंट फैक्टर हो गया। स्टेबल फैक्टर डिटरमाइनिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ कंट्री। तो टोपोग्राफी ऑफ लैंड, टोपोग्राफी मीन्स होता है जोग्राफिकल सिचुएशन। जोग्राफिकल सिचुएशन कोई मतलब भौगोलिक स्थिति सर, आपके लिए भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति का मतलब है कि वो कंट्री एक्चुअल में है कहाँ पे, ठीक है ना। एंड इट्स फर्टिलिटी, क्लाइमेट, लोकेशन। फर्टिलिटी मीन्स उसकी मट्टी, मिट्टी में कितनी क्या है, उर्वरता। हाँ, फर्ट, आप समझे फर्टिलिटी का मतलब? फर्टाइल, फर्टाइल लैंड, उपजाऊ। उपजाऊ भी है ना, आपने क्या बोला था? उर्वरता, उपजाऊ ही बोलते हैं ना। क्लाइमेट कैसा है, लोकेशन कहाँ पे, आर द मेजर फैक्टर, geographical factor which determine both the needs as well as capability to fulfill the needs of a people of a nation along with the shaping its foreign। अब देखो यहाँ पे क्लाइमेट भी बहुत जरूरी है। हमारे देश का जो क्लाइमेट है, यहाँ पे हम हर हफ्ते फ्रेश वेजिटेबल मिलता है आपको? है? हर हफ्ते के हर दिन मिलता है। लेकिन आप फॉरेन में चले जाओ, सऊदी अरब में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, रोज नहीं मिलता। महीने में एक आध बार आता है, उसको भी डीप फ्रीज में उसको करके रखना पड़ता है। वहाँ खाने के वांदे हैं वेजिटेबल्स के, इसलिए वो क्या खाते हैं? पाव, ब्रेड पाव। तो वो घास फूस नहीं, अरे मतलब ब्रेड, ब्रेड। तो ब्रेड को नहीं क्या वो वही उनका खाना है, बर्गर पिज्जा यही खाते हैं वो। क्यों? क्योंकि मजबूरी है, कोई वो बहुत अच्छा नहीं है, मजबूरी है। उसको तो खा के ज़्यादा खाओगे ना ब्रेड पिज्जा रोज, तो उन्हीं का पेट खराब हो जाएगा। अरे जो वो ये अपने कोल्ड कंट्रीज है ना, वो सारे कोल्ड कंट्रीज है, वहाँ वेजिटेबल नहीं उगती है। वहाँ सिर्फ उगता है आलू, उगता है आलू, उगता है प्याज, प्याज उगता है, ये सब उगता है वहाँ पे। हाँ? क्या था? तो सिर्फ ये आलू और प्याज उगता है, वो आलू प्याज खा के क्या करेंगे तो उसमें ये मसाला भी नहीं है उनके पास में, तो मसाला भी इधर से लेके जाते हैं। तो मसाला कमा का बेच बेच के भी हमने बहुत मनी कमाया था, ठीक है ना। तो इसमें क्या दिया है, तो जोग्राफी कंडीशन तो क्या हो गया, अब उनके पास ना वेजिटेबल है ना मसाला है, तो वो लोगों की नीड, देखो यहाँ पे लिखा है पीपल की नीड ऑफ द नेशन, तो उनको वो इम्पोर्ट करना ही पड़ता है मजबूरी। समझे? अमेरिका और मिडिल ईस्ट कंट्री को करना ही पड़ता है। तो वो भी कैसे जाते हैं सब वेजिटेबल्स, एरोप्लेन। अब भाई शिप से जाएंगे तो खराब हो जाएंगे वो। हाँ, शिप से भी भेज सकते हैं, लेकिन फिर डीप फ्रीज करके भेजना पड़ता है बहुत। तो लेकिन ज़्यादातर एरोप्लेन से जाता है। ये नागपुर का संतरा एरोप्लेन से जाता है, सच बोल रहा हूँ। ऐसी हालत है उनकी, कुछ नहीं मिलता उनको खाने के लिए। रेत में क्या हो गया, खजूर खा खा के कितना खाएंगे ऐसा है ना। तो अलॉन्ग विद द शेपिंग इट्स, तो इससे नहीं क्या उनकी फॉरेन पॉलिसी की न्यू बनती है, कैसा शेप देना उसको। द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अ कंट्री एंड इट्स फूड प्रोडक्शन कैपेसिटीज
आर डायरेक्टली लिंक टू इट्स ज्योग्राफी। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगे। अगर ज़्यादा पहाड़ी क्षेत्र होंगे तो वहाँ पे खनिज ज़्यादा रहेंगे, जो भी है, ठीक है ना। और फूड प्रोडक्शन, मतलब वही ज्योग्राफी। अगर जैसे हमारा जो रीजन है ना वो किसमें सर, उष्ण कटिबंधीय, इंग्लिश में क्या, ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल में क्या, हमारा ट्रॉपिकल में है क्या? ज्योग्राफी किसने पढ़ ली? ज्योग्राफी पढ़ी मैम, ज्योग्राफी सिक्स की पढ़ी होगी तो आ जाएगा। अरे कम से कम एक एक बुक तो पढ़ के हो जाना चाहिए, तक सिक्स क्लास की। सिक्स क्लास के एक एक बुक पढ़ लो कम से कम। ट्रॉपिकल बोलते हैं ना सर, ट्रॉपिकल मतलब वो गर्म है ना थोड़ा। ठीक है, सामने आएंगे वर्ड, सामने आएंगे वर्ड्स अभी, ये ज्योग्राफी में आएंगे, ठीक है, तो अच्छे से एक्सप्लेन कर। तो वो रीजन का फर्क पड़ता है। तो वहाँ पे जो है ना, अगर थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा गर्म है तो सऊदी अरब हो जाएगा। थोड़ा गर्म है तो वहाँ पे सब कुछ उग सकता है। मतलब अच्छे से आप फसलें उगा सकते हैं, सारी क्रॉप्स उगा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एकदम ठंडा है तो वहाँ कुछ नहीं उगेगा। वहाँ पे जो ठंडे में जो उग सकता है वही उगेगा। और ये जो है फूड जो प्रोडक्शन है हमारे यहाँ होता है, वो एक बहुत ही मेन रोल प्ले करता है, ठीक है ना। नेचुरल रिसोर्सेज और फूड प्रोडक्शन। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हमारे देश में मिलते हैं वो पता करके आना। उसका भी मैप मिल जाएगा आपको कि कहाँ पे क्या है, ठीक है ना। नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन मेन मेन रिसोर्सेज पता करके आना, पूरे नहीं। या फिर आप ऐसा लिख लो कि जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन शेप द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इन द 1950s एंड 60s। तब क्या बोल रहा है, 1950 और 60 में क्या हुआ था? चावल की कमी हो गई थी, चावल गेहूं की। तो अमेरिका ने 1950-60 में, आप घर में पूछ लेना किसी को, अमेरिका ने लाल चावल भेजे थे। चावल, हाँ, आपने घर में पूछना, आज पेरेंट्स को पूछोगे ना, पूछना। वो नहीं क्या, हाँ? नहीं, पापा को लेकिन पता होगा, पता होगा, उनके माँ बाप ने बताया होगा। तो ये जो चावल है, रेड चावल, ये अमेरिका के लोग नहीं खाते थे। ट्विस्ट आ गया अभी कहानी में। फिर कौन खाता था? कुत्ते। कुत्ते खाते थे, वो चावल यहाँ भेजा था। तो भाई तुम गटर छाप लोगे ये बताने के लिए। हम तुमको नहीं गिनते ये बताने के लिए। 1950-60 में नहीं क्या, पूरा लूट लाट के नहीं क्या, देश पूरा कमजोर हो गया था, कुछ नहीं था हमारे देश में, ठीक है। तो कुछ अब इतना शॉर्टेज हो गया फूड का, और वो क्या भेज रहा, कुत्ते का चावल। तो नहीं क्या, फिर इसलिए नहीं क्या, हमको नहीं क्या, हरित क्रांति बोलते, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये लाना पड़ा था। ग्रीन रिवॉल्यूशन पता है? तो भी आप गूगल में सर्च करके आ जाना उसको, वर्ड को, आपको मीनिंग पता चल जाएगा। हाँ, हरित क्रांति, और इंग्लिश के लिए है ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इंडिया ना, इंडिया लिखना, नहीं तो पता चला ब्रिटेन का ग्रीन रिवॉल्यूशन देखे आ जाओगे। ठीक है ना, ऐसे सर्च करके आना, उसमें मतलब ये क्या है ना, ये वर्ड क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्या मैपिंग? नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज इंडिया के पास कौन से मेन, वो मैपिंग नहीं, मतलब मैप, मैप भी पता होना चाहिए कहाँ पे, लेकिन मतलब कौन से वो बताना मेरे को। एडिक्वेट एग्जिस्टेंस ऑफ वाइटल नेचुरल रिसोर्सेज, adequate existence of vital natural resources, minerals, food, energy resources have been helping factors of US and Russian foreign policy। देखो, यूएस और रशिया के पास में क्या है, मिनरल्स है ऐसे जो बाकी कंट्रीज के पास नहीं है, ठीक है ना। फूड तो उनके पास कुछ नहीं है, मुझे नहीं। एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है ना, उनके पास गैस, नेचुरल गैस के कुएं हैं बहुत बड़े बड़े। और वो क्रूड ऑयल के भी है उनके पास, ठीक है ना। तो उसके का, हाँ, सर कौन सा फूड है? फूड पता नहीं क्यों लिखा है यहाँ पे मेरे को, तो फूड वो तो सर इंपोर्ट करता है सर, फूड। हाँ, तो फूड और वही ना, आलू और कांदा अगर सिर्फ उग रहा होगा तो वही करेगा, क्या है वो? सर कंपेयर करो आप इंडिया से, कुछ नहीं है, जीरो है, आप कर लेना सर्च लगे तो, फूड कौन सा एक्सपोर्ट करता है देख लेना। सर सोयाबीन हो सकता है, सोयाबीन हो सकता है, मुझे लगता है, आप सर्च कर लेना कि अमेरिका जो है ना, रशिया तो वैसे ही बहुत भयानक ठंडा देश है,
जो देखो देखो मतलब वो क्या होगा, जब ठंडा है ना तो ठंडे से जो उग सकता है वही उगाएगा और कुछ नहीं। Moreover, suitable geographical factors help and encourage a nation to adopt. तो जो जोग्राफिकल फैक्टर्स है उनके उससे क्या है, उनको इंस्पिरेशन मिलती है कि हम कैसी पॉलिसी अडॉप्ट करें। ठीक है ना। हम अगर हमारा गर्म ठंडा ही देश है तो वो जो उगेगा वही एक्सपोर्ट कर पाएंगे ना। ऐसा नहीं करेंगे कि जो गर्म वाले देश से खरीद के फिर दूसरे को बेचेंगे। ऐसा करेंगे क्या? तो खराब हो जाएगा वो मार्क। टू अडॉप्ट एंड परस्यू हायर ग्रोथ, तो उससे हमको नहीं कि अपने देश को ऊपर लेके जाना है। जो ठंडे में उग रहा है, जो उग रहा है, जो हमारे पास है उससे हमको अपने देश को ऊपर लेके जाना है। ठीक है ना। सुटेबल जोग्राफिकल फैक्टर्स कैन हेल्प एंड एनकरेज द नेशन टू अडॉप्ट एंड परस्यू हायर गोल्स, वही बोल रहा है। इंडियाज प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन इज अ वाइटल फैक्टर शेपिंग इट्स इंपॉर्टेंस इन द वर्ल्ड एंड साउथ एशिया इन पर्टिकुलर। तो जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन कहाँ पे पता है क्या? नहीं मालूम ना? आपको तो मालूम है लेकिन इनको नहीं मालूम ना। तो आप वो मैप सच में खरीदो और ये सब जितने टर्म आते हैं वो सब देखो, वहाँ पे ढूंढो कहाँ पे इंडियन ओशन, या फिर आपको गूगल में मिल जाएगा कहाँ पे। तो देखो अरब कंट्रीज के बाजू में तो अरब कंट्रीज रखा है, चाइनीज के बाजू में चाइनीज सी है, चाइनीज चाइना सी है, वैसा है। तो ये क्यों इंडियन ओशन जो है, इंडिया का प्रेजेंस इंडियन ओशन में है, तो वो क्यों वाइटल रोल प्ले करता है? क्योंकि वो एक तरह से बंदरगाह बन जाता है, नेचुरल बंदरगाह बन जाता है, नेचुरल पोर्ट बन जाता है दुनिया के लिए, बिजनेस के लिए। ठीक है ना। ऐसा ऐसा है, और पूरे पूरे यहाँ पे नहीं, का देश है इधर उधर, तो यहाँ से पूरे वो रूट बनते हैं, सी रूट बनते हैं, इसलिए वो वाइटल रोल प्ले करता है। ठीक है ना। साउथ एशिया में